हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री और हमारी फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर हम करेंगे 2024-25 के लिए, राजा, किसान और नगर। देखिए, 2024-25 के लिए मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन जो लास्ट ईयर जो सिलेबस था वो भी सेम था। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, एक शब्द भी आपका नहीं बदला है। ठीक है, तो अगर आप लास्ट ईयर की भी वीडियो देख सकते हैं तो आप उसको भी देख लो, तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे बस मैं आपको क्या चेंज करवाने वाला हूँ कि लास्ट ईयर की वीडियो में मैंने एक से ज़्यादा पार्ट में वीडियो बनाई थी, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक सिंगल वीडियो में ही पूरा चैप्टर करवाऊंगा। बेशक से वीडियो 1 घंटे की बने चाहे 1.5 घंटे की बने, पर एक सिंगल वीडियो में ही आपको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको अलग अलग पार्ट ढूंढने की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। बाकी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, सेम है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, यहाँ पे आप जुड़ जाओगे। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारे PDF के जो नोट्स होते हैं हमारे, आपको फ्री में अवेलेबल हो जाए करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, हर संडे को हम यहाँ पे PDF अपलोड करते हैं। जितनी भी वीकली PDF होती है आप डाउनलोड कर सकते हो और आराम से फ्री में नोट्स को पढ़ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूजर नेम है और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। ठीक है, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना हुआ, आपको कोई डाउट हुआ किसी चीज़ को लेकर, तो आप मुझे वहाँ इंस्टा पे मैसेज करो और मुझे जब भी टाइम निकलेगा मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। देखिए, मैं चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और बहुत सारे बच्चे हो सकता है उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो। BC और AD, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हमने थोड़ा सा उसको आसान बनाने के लिए उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इसको जैसे इसको हम केंद्र मान लें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म होता है। यानी यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि इस काल में, इस समय में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो भी घटना, पहले का मतलब पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म की पूर्व यानी पहले की जो भी घटनाएं हैं उसको हम लिखते हैं BC में। ठीक है, इसको हम BC लिख सकते हैं या फिर हम इसको ईसा पूर्व लिखते हैं हिंदी में। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो भी घटनाएं हैं उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम AD लिखते हैं या फिर हम इसको ईसवी लिखते हैं। आज जैसे मैं आज कहूँ, आज 2024 चल रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 2024 है। तो 2024 जो है, इसको 2024 AD लिख सकते हैं या 2024 ईसवी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता है। अब हम केवल और भी नामों से जानते हैं। देखो, जैसे BC है, BC को हम BCE भी कई बुक में लिखा होता है। ठीक है, BC भी लिख सकते हैं, BCE भी लिख सकते हैं, और हिंदी में तो ईसा पूर्व लिखते हैं, ये आपको पता होगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उसको हम AD भी लिख सकते हैं। AD के अलावा यहाँ पे हम CE भी लिखा होता है और कई जगह पे हिंदी में देखें तो ईसवी लिखा होता है। तो ये आपको पता लग गया। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ ये समझिए। सबसे पहला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड था वो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 2600 BC से लेकर 1900 BC तक। ठीक है, या फिर हम इसको 2600 ईसा पूर्व अगर हिंदी में लिखें, 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व, ये हमने पढ़ा था, ये आपको पता होगा। तो अगर इसमें हम देखना चाहें तो यहाँ पे ईसा का जन्म होता है। ठीक है, ईसा के जन्म से पहले की बात है क्योंकि BC में जा रही है। तो यहाँ पे अब देखो 2600 कहाँ आएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं 2600 मान लूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1900 हो जाएगा। ठीक है, तो 2600 से लेके 1900 तक की जो घटनाएं थी, 2600 BC से लेके 1900 BC तक की जो घटना थी हड़प्पा सभ्यता के समय में, वो हमने पढ़ा था। ये तो हो गया हमारा चैप्टर फर्स्ट। अगर हम बात करें चैप्टर सेकंड की, जो हम अब पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर सेकंड में देखो, इसमें हम 600 BC से लेके 600 AD पढ़ने वाले हैं। जब हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो जाती है, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है, तो उसके बाद जो सिंधु नदी थी या उसके साथ की जो उप नदियां थी, वहां पे और भी सभ्यताएं पनपती हैं। ठीक है, और भी बसावट वहां पे देखने को मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है, और वैदिक सभ्यता जो थी वो भी एक लंबा समय था। ठीक है, उस लंबे समय को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। और आपके सिलेबस में ज़्यादा दिया नहीं है इसके बारे में। ठीक है, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, वरना ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में बताऊंगा तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, वो नहीं समझनी हमको। वो आप उस जैसे ही ऋग्वैदिक काल आता है उसके बाद के समय में भी फिर जो धीरे धीरे अन्य सभ्यताएं आती है उसके बारे में है। तो इसमें आपका जो चैप्टर सेकंड है जो हम आज करेंगे, इसमें 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 AD यानी 600
ईस्वी तक की बातें हमको पढ़नी है, ठीक है। यानी कि इतना लंबा इतिहास, कहने का मतलब है मान लीजिए यहाँ पे ईसा का जन्म हुआ था तो इससे 600 साल पहले की बातें और इसके 600 साल बाद की बातें, तो टोटल कितने हो गए, 600 साल पहले ईसा से और 600 साल बाद, यानी हम 1200 वर्षों का इतिहास जो है चैप्टर 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं, मोटा मोटा समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा स्क्रीन पे ले चल के, ठीक है। तो आप चलते हैं स्क्रीन पे और वहाँ पे इस चैप्टर को समझ बात करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, यानी कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, क्या समझना है। देखिए, हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था, यानी हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई थी। जैसे ही हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो जाती है, उसका पतन हो जाता है, उसके बाद 1000-1500 साल के बाद के समय में अगर हम देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि कुछ नई सभ्यताएं दिखती है। जैसे कि सिंधु नदी हो गई या उसकी उपनदी के किनारे एक नई सभ्यता उभरती है जिसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता। प्राचीन इतिहास में, एंशियंट हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद का समय दिया हुआ है। तो वैदिक सभ्यता में आपको बेसिकली इतना ही बताऊंगा जितना आपको जानना जरूरी है। वैदिक सभ्यता जो थी, इसमें क्या हुआ था, लोहे के बारे में जानकारी हो गई थी लोगों को। इस समय में वेद लिखे गए थे और खासकर जो इसको दो कैटेगरी में बांट के देखते हैं, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया था, ठीक है, और ये ऋग्वैदिक काल में सब कुछ सही था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज में कुछ कुप्रथाएं आने लगी थी। तो ये बेसिक सी बस इतनी ही जानकारी आपको चाहिए। इसके बाद क्या है, उत्तर भारत की बात करें, दक्कन पठार की बात करें या कर्नाटक की बात करें, तो यहाँ पे कुछ कृषक बस्तियाँ अस्तित्व में आई, यानी कि यहाँ पे कुछ किसानों की बस्तियाँ सामने आई। दक्कन और दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चरवाहा बस्तियाँ भी देखने को मिलती है, उसके भी कुछ सबूत मिले हैं इतिहासकारों को। और ईसा पूर्व जो पहली शताब्दी थी, अगर इस समय की बात करें तो इस समय मध्य और दक्षिण भारत में जो शव होते थे, जो लाश होती थी, उसका अंतिम संस्कार का एक नया तरीका भी सामने आया था। बड़े बड़े पत्थरों वाली, जिसको महापाषाण कहा जाता है, ठीक है, यानी कि बहुत बड़े बड़े पत्थरों के कुछ स्ट्रक्चर मिलने लगे थे, यानी कि जो कब्र होती थी उसमें बहुत बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा था। जिसको देखो, पाषाण का मतलब पत्थर है और महापाषाण मतलब बहुत ही बड़े पत्थर, यानी बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ होने लगा था कब्रों में। और विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण, हथियारों को भी दफनाया गया। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था, लेकिन बाद में वैदिक सभ्यता आती है तो वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी हो जाती है, वो लोहे का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे उसके बाद की बात करें तो लोहे का प्रयोग जो था वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। अगला टॉपिक है हमारा प्रिंसेप और प्रियदर्शी। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। देखिए, प्रिंसेप क्या है, यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने क्या करा था, जेम्स प्रिंसेप ने, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है उसका अर्थ निकाल लिया था। और इन्होंने ये कहा था कि जो ज़्यादातर अभिलेख मिले हैं ना, उसमें प्रियदर्शी शब्द लिखा हुआ मिलता है। अब प्रियदर्शी का क्या मतलब होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले जेम्स प्रिंसेप के बारे में जान लो, क्योंकि इनसे भी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसके अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। अब यहाँ पे देखिए, 1830 का दशक बोले तो 1830 से लेके 1840, यानी कि 10 साल की बात चलती है। दशक का मतलब क्या होता है, 10 साल, ठीक है, यानी 1830 से लेके 1840। तो अगर एग्जैक्ट आपसे कोई पूछे, मान लो 1 मार्क्स में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो है इसका अर्थ कब निकाला था, तो एग्जैक्ट इसका आंसर होगा 1838, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो जेम्स प्रिंसेप जो थे, इन्होंने 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। और आरंभिक अभिलेख, जो शुरू शुरू के अभिलेख थे और जो सिक्के थे, उसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का यूज़ होता था, उसका इन्होंने अर्थ निकाल लिया। और इनको ये पता लगा कि ज़्यादातर जो अभिलेख थे उसमें जो जो सिक्के या अभिलेख मिले हैं उस समय के, उसमें एक शब्द लिखा होता था, सब में लिखा होता था, ज़्यादातर में क्या लिखा होता था, प्रियदर्शी। अब ये प्रियदर्शी का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है मनोहर मुख आकृति वाला राजा, यानी कि एक ऐसा राजा जिसकी जो मुख आकृति है वो बहुत ही मनोहर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, आकर्षण वाली है, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रियदर्शी का मतलब। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम जो था वो अशोक भी लिखा है। ऐसा माना जाता है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कि अशोक जो है ना, वो सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था, यानी सबसे ज़्यादा फेमस शासक कौन था, अशोक था, ऐसा बौद्ध ग्रंथ बताते हैं, ठीक है।
अगला टॉपिक है हमारा अभिलेख। अभिलेख देखो, ये जैसे मान लो ये कोई शिला है, कोई पत्थर है, इसमें ये कुछ आपको खुदे हुए अक्षर दिख रहे हैं, उत्कीर्ण किए हुए, इसको क्या बोला जाता है? इसको अभिलेख बोला जाता है। ठीक है, अभिलेख जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है पत्थर पे लिखे हुए हों, उसे भी अभिलेख कहेंगे। किसी धातु पे, मान लो किसी तांबे की धातु पे, किसी लोहे की धातु पे, किसी पीतल की धातु पे, या किसी अन्य धातु पे लिखा हुआ जो उत्कीर्ण जो अक्षर होते हैं वो भी अभिलेख में आते हैं। या फिर मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पे जो लिखे हुए खुदे हुए जो लेख होते हैं उसको भी अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, और अभिलेखों का जो अध्ययन करता है उसको अभिलेख शास्त्री कहते हैं। ठीक है, अभिलेख का अध्ययन करने वाला क्या कहलाएगा? अभिलेख शास्त्री। और अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है अभिलेख शास्त्र। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी है तो पूछा जा सकता है। फिर भी जो भी व्यक्ति अभिलेखों को बनवाते थे उनमें उन लोगों की उपलब्धियां, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य और उनके विचारों को लिखा जाता था। बिल्कुल सिंपल, देखिए मान लीजिए कोई राजा है, वो अपने बारे में अभिलेख लिखवा रहा है, अभिलेख बनवा रहा है, तो वो उसमें क्या लिखा जाएगा? राजा की उपलब्धियां लिखी जाएगी, राजा की तारीफ लिखी जाएगी कि राजा ने ये करा वो करा, राजा ने यहाँ पे युद्ध लड़ा, यहाँ पे युद्ध जीता। ठीक है, राजा ने इतना दान दिया, राजा ने इतने लोगों की मदद करी। ठीक है, राजा के विचार, राजा की एक तरह से प्रशस्ति मान लो, उसमें राजा की तारीफें लिखी जाती थी, राजा के जो उपलब्धियां होती थी उसको लिखा जाता था। ठीक है, ज़्यादातर जो अभिलेख है ना उसमें राजाओं के जो क्रियाकलाप हैं वो हो गए, उनकी जो विजय अभियान हो गए, मान लो कहीं पे युद्ध लड़ा और वो जीत गए तो वो उनके विजय अभियान में शामिल होगा। उसको राजा के द्वारा अगर कोई मान लो धार्मिक संस्था, मान लीजिए कोई मंदिर है, मंदिर बनवाया गया है राजा के द्वारा, उसमें राजा ने दान दिया है, ठीक है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो ज़मीन हो, तो उसका भी ब्यौरा लिखा हुआ मिलता है। तो अभिलेख में ये चीज़ें मिलती है। कुछ अभिलेख ऐसे भी मिले हैं जहाँ पे निर्माण की तारीख, यानी कि जो जिस डेट में अभिलेख को लिखवाया गया है उस डेट को भी लिखा हुआ मिला है। ठीक है, यानी वहाँ पे तिथि भी लिखी हुई मिली है कुछ अभिलेखों में। जो प्राचीनतम अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे, क्योंकि प्राकृत भाषा जो थी उस समय में आम जनता की भाषा थी। ठीक है, अब देखिए आज के समय में हम क्या बोलते हैं? आज के समय में हम हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदी जो है ये आधुनिक हिंदी है। ठीक है, ये आधुनिक हिंदी है। क्या आपको पता है आज से अगर हम 3-4 हजार साल पीछे चले जाएं तो क्या तब भी यही हिंदी बोली जाती थी? नहीं, तब ऐसे हिंदी नहीं बोली जाती थी। तो हिंदी का ये नया रूप है, बदला हुआ रूप है। पहले क्या होता था? पहले होती थी वैदिक संस्कृत। ठीक है, जिसमें वेद वाला वगैरह लिखे गए थे। वैदिक संस्कृत जो थी वो मुश्किल होती थी। बाद में फिर आई लौकिक संस्कृत, यानी कि जो संस्कृत होती थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव कर दिया गया। ठीक है, पाणिनि के द्वारा इसका परिमार्जन कर दिया गया, इसमें कुछ व्याकरण की शुद्धियाँ कर दी गई और संस्कृत जो थी वैदिक संस्कृत से ज़्यादा आसान हो गई थी, लौकिक संस्कृत। फिर इसके बाद आ जाती है पाली। ठीक है, पाली भाषा आपने सुना होगा। फिर आते हैं प्राकृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ठीक है, मैं लिखता जाता हूँ, अपभ्रंश, इसको अवहट भी कहा जाता है। और उसके बाद आती है आधुनिक हिंदी। यानी आधुनिक हिंदी जो है ये कितने स्टेप से होके गुजरी है? पहले वैदिक संस्कृत होती थी, फिर वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत हुई, फिर पाली हुई, फिर प्राकृत हुई, फिर अपभ्रंश, अवहट, और फिर आधुनिक हिंदी हुई। आज तो आप आधुनिक हिंदी बोलते हो, जो हिंदी बोलते हो वो आधुनिक हिंदी है, लेकिन इतने सारे स्टेप से गुजरी है तब जाके हमारी ये हिंदी बनी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उस समय में क्या था, जो लोगों की भाषा थी ना, आम जनता की भाषा थी, वो प्राकृत भाषा थी। तो इसीलिए जो अभिलेख मिलते हैं हमें वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं। इसके अलावा कुछ अभिलेख जैसे साउथ की तरफ जाएं, दक्षिण भारत की तरफ जाएं, तो वहाँ पे तमिल भाषा बोली जाती थी, वहाँ पे तमिल में भी मिले हैं, कुछ पाली में भी मिले हैं, क्योंकि पाली से पहले प्राकृत थी, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत से पहले पाली थी, यानी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, इस तरीके से था ना। तो कुछ अभिलेख पाली भाषा में मिलते हैं, कुछ तमिल में मिलते हैं और कुछ संस्कृत भाषा में भी मिलते हैं। ठीक है, यानी संस्कृत भाषा के शब्द भी अभिलेख में मिले हैं। कुछ अभिलेखों में तमिल भाषा के, पाली भाषा के, संस्कृत भाषा के शब्द भी मिले हैं। और कुछ अभिलेख जो साउथ में मिलते हैं, ठीक है, साउथ में, तो वो कुछ तमिल वगैरह भाषा में भी मिलते हैं। अगला टॉपिक है प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत आते हैं। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व,
ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल था वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए थे उस काल में, इसीलिए इसको एक परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि भाई इस काल में ऐसे कौन से परिवर्तन हुए थे जिसके कारण इसको परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या परिवर्तन हुए थे। एक तो क्या था, इस समय में ना आरंभिक राज्यों का उदय हुआ था, नए नए राज्यों का उदय इस समय में देखने को मिलता है। इस समय नए नए नगरों का उदय हुआ था, नए नए नगर सामने आ रहे थे। इस समय में लोहे का जो प्रयोग था वो काफ़ी बढ़ गया था, वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो गई थी, लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ था और इस समय तक तो लोहे का जो प्रयोग था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया था। ठीक है, फिर सिक्कों का विकास हुआ था इस काल में, और बौद्ध साहित्य, जैन दार्शनिक विचारों जो विचारधारा थी उसका भी विकास हो गया था। यानी कि बौद्धों और जैनों का जो जो दार्शनिक विचारधारा थी उसका विकास हुआ। तो क्या 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 परिवर्तन हुए ये समझिए। इस समय में नए नए राज्यों का उदय हुआ, आप ये लिखोगे, नए नए नगरों का उदय हुआ, लोहे का प्रयोग जो था वो बढ़ने लगा, सिक्कों का विकास होने लगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो दार्शनिक विचारधारा थी उसका विकास होने लगा। इतने सारे परिवर्तन इस काल में हुए थे, इसीलिए इस समय को क्या बोलते हैं, परिवर्तनकारी काल बोलते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद आपने सुना होगा, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, बहुत बेसिक सी बातें महाजनपद के बारे में बता रखी है, क्लास 6 या 7th की बुक में है, तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा। तो महाजनपद का उल्लेख मिलता है 16 महाजनपद, 16 मुख्य महाजनपद है जिसका ज़्यादातर जो ग्रंथ है उसमें उल्लेख मिलता है। तो महाजनपद को समझने से पहले हम जनपद को समझेंगे, जब हमें जनपद समझ में आएगा फिर हम महाजनपद को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जनपद का मतलब क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जन और एक है पद। जन का मतलब क्या है, जन का मतलब होता है लोग, यानी कि व्यक्ति। ठीक है, या फिर आप इसको जनता भी कह सकते हो, या कोई कुल कह सकते हो, परिवार कह सकते हो, इस तरीके से ये जनता की ओर इशारा करता है जन। पद का मतलब होता है पैर, यानी कि जहाँ पे, ऐसी जगह जहाँ पे जनता अपने पैर रख देती है। पैर रखने का मतलब है जहाँ पे आती है, रहती है और निवास करने लग जाती है। पैर रखने का मतलब केवल इतना नहीं है कि कोई व्यक्ति गया उसने अपना पैर रख दिया, नहीं, मतलब वो वहाँ पे आया, वहाँ पे रहने लगा, वहाँ पे निवास करने लगा। ठीक है, तो वो बन गया जनपद, यानी जनता जहाँ पे आई और रहने लगी उसको जनपद कहा जाने लगा। ठीक है, जहाँ लोग आकर बस गए, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोग आए और वहाँ पर आकर बस गए, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोग निवास करने लगे उसको जनपद कहा जाने लगा। और जनपद जब बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए, जनपद का जब विकास हो गया, जनपद जब बड़े लेवल पे हो गए, ठीक है, तो उसको महाजनपद कहा जाने लगा था। तो जनपद समझ में आया। देखो यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे जनपद, लेकिन महाजनपद जो है इसमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इसको समझते हैं। आज से लगभग 2500 साल पहले कई जनपद जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हीं को महाजनपद कहा जाने लगा। और जो शुरू के जो ग्रंथ हैं, आरंभिक ग्रंथ है, उसमें महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। 16 में जो महाजनपद थे इनका उल्लेख हमको बौद्ध के जो ग्रंथ हैं और जैन के जो ग्रंथ हैं इसमें भी हमको मिलता है। इसमें सबसे जो फेमस रहे, 16 में से जो सबसे ज़्यादा फेमस रहे वो है मगध, गांधार, वज्जी, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती, ये आपने नाम सुने होंगे। तो ये 16 में से जो सबसे फेमस महाजनपद है वो ये हैं। अब एक बार ना ये आपके एनसीईआरटी में आपको मैप दिया हुआ था, इसको समझते हैं, इसमें देखते हैं। अवंती आपको दिख रहा है, इसमें वत्स आपको दिख रहा है, ठीक है, कौशल दिख रहा है, मगध दिख रहा है, वंग दिख रहा है, अंग दिख रहा है, पांचाल दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, वज्जी हो गया जिसको वृज्जी भी कहा जाता था। ये कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद हैं। ज़्यादातर जो महाजनपद होते थे वहाँ पे राजा का शासन होता था, लेकिन जो कुछ गण और संघ है, ठीक है, गण मतलब होता है कई सदस्यों वाला समूह, कई सारे उसमें कई सारे लोगों का एक ग्रुप होता है। संघ यानी कि कोई संगठन या सभा होता है। इस नाम से जो फेमस राज्य थे, कुछ राज्य ऐसे थे, देखिए कुछ राज्यों को जनपद कहा जाता था, कुछ राज्यों को महाजनपद कहा जाता था, कुछ राज्यों को गण कहा जाता था, कुछ राज्यों को संघ कहा जाता था। तो जो गण और संघ नाम से जो प्रसिद्ध राज्य हैं, यहाँ पे कई लोगों का जो समूह है शासन करता था, यानी वहाँ पे कोई एक राजा नहीं होता था गण और संघ में, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर शासन करते थे, यानी लोगों का समूह शासन करता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जो थे वो इन्हीं गण से संबंधित थे, ठीक है, इन्हीं से संबंधित थे वो गण से। ज़्यादातर जो महाजनपद थे उनकी एक राजधानी भी होती थी, और राजधानी जो होती थी उसकी किलेबंदी की जाती थी, यानी जो राजधानी है उसको चारों ओर से किलेबंद कर दिया जाता था।
और राजधानी का जो रख रखाव था वो सेना और नौकरशाहों के द्वारा किया जाता था। सेना आप जानते ही हैं, नौकरशाह कौन होते हैं? कर्मचारी, यानी जो बड़े कर्मचारी होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो राजा के अंडर में काम करते हैं और इनको डिपार्टमेंट मिले होते हैं। जैसे मान लो किसी को कर का काम मिला हुआ है, कोई टैक्स इकट्ठा करेगा, किसी को कोई अन्य काम मिला हुआ है, ठीक है। इनके नौकरशाहों के अपने अपने काम जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं, इनको काम मिलता है, वो वही काम करते हैं। तो इनके द्वारा क्या होता था? इसका रख रखाव किया जाता था। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू करी। इंपॉर्टेंट है, धर्मशास्त्र पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझना है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब है बीसी, ठीक है, यानी कि 6ठी शताब्दी बीसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे संस्कृत में जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना करी थी। धर्मशास्त्र जो होते थे इसमें क्या लिखा होता था? इसमें जो शासक है यानी जो राजा है, राजा के लिए नियम होते थे और राजा के साथ साथ जो अन्य लोग होते थे उनके लिए भी नियमों का निर्धारण किया गया था। यानी कि धर्मशास्त्र जो थे उसमें क्या था? उसमें नियम थे, और नियम किसको फॉलो करने होते थे? राजा को भी फॉलो करने होते थे और जो अन्य लोग होते हैं उनको भी ये फॉलो करने होते थे, ठीक है। और ये अपेक्षा की जाती थी कि शासक जो है क्षत्रिय वर्ण से ही होगा। ये मतलब ये माना जाता था कि शासक जो बनेगा ना वो क्षत्रिय वर्ण से ही होता है। वर्ण जो थे वो 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबके काम जो थे वो डिसाइड थे। तो ब्राह्मण का काम क्या होता था ये आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, जैसे कि उनका ठीक है, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, पूजा पाठ करवाना, ठीक है, वेदों का अध्ययन करना कराना, ये सब ब्राह्मणों के काम होते थे। क्षत्रिय का काम क्या होता था? युद्ध लड़ना, ठीक है, और शासन करना, ये सब क्षत्रियों का काम होता था। तो क्षत्रिय वर्ण से ही राजा होगा ऐसी अपेक्षा की जाती थी। शासकों का काम जो है वो किसान, व्यापारी और शिल्पकार से टैक्स लेना और भेंट वसूल करना होता था। जो शासक होते थे वो किसानों से, व्यापारियों से और शिल्पकारों से टैक्स लेते थे। कर का मतलब टैक्स होता है, ठीक है। और जो भेंट है, गिफ्ट वगैरह भी लिया करते थे। इस काल में संपत्ति जुटाने का एक अच्छा उपाय जो था वो था कि जो पड़ोसी राज्य है उस पर आक्रमण कर दो और उसका जो पैसा है उसको लूट लो, उसको इकट्ठा कर लो। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना बनानी शुरू कर दी, ठीक है। इन्होंने स्थायी सेना बना ली, परमानेंट सेना, और नौकरशाही तंत्र यानी कि कर्मचारियों का पूरा एक तंत्र बना लिया। और बाकी राज्य जो थे वो अब भी सहायक सेना पे निर्भर थे, जिन्हें कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। सहायक सेना क्या होती है? एक ऐसी सेना जो कि परमानेंट नहीं है, जरूरत पड़ने पे इनको रख लिया जाता है, ठीक है। इसमें किसको? कृषक, जो खेती करने वाले लोग होते हैं, किसान होते हैं, उनको भी जरूरत पड़ने पे सेना में शामिल कर लिया जाता है। एक तरह से टेम्परेरी टाइप की सेना मान लो। और स्थायी सेना का मतलब है परमानेंट सेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। देखिए 16 महाजनपदों का जिक्र हमने पहले ही कर लिया है, नक्शे में हमने उनको देख भी लिया है। अब 16 महाजनपदों में सबसे नंबर 1 पे जो आता था वो आता था मगध। आखिर मगध नंबर 1 पे क्यों आता था? इसके पीछे क्या कारण है? यही तो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि मगध के इतने शक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण थे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं मगध जो है वो किस राज्य में है। तो मगध जो है भारत के बिहार राज्य में स्थित था, ठीक है। मगध 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के पीछे क्या कारण थे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मगध जो है ना, इसके पास उपजाऊ भूमि थी। उपजाऊ भूमि थी, उसकी वजह से फसल जो थी यहाँ पे बहुत अच्छी होती थी। एक तो ये फायदा है। दूसरा क्या है, यहाँ पे लोहे की खदान उपलब्ध थी। लोहे से क्या होते हैं? औजार बनाए जाते थे, लोहे से हथियार बनाए जाते थे। अगर यहाँ पे खदान उपलब्ध है तो आसानी से यहाँ पे लोहे के औजार और हथियार बनाए जा सकते थे। फिर मगध में क्या है, मगध के जो यहाँ पे जो जंगल होते थे, जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। हाथी उपलब्ध थे तो सेना में उस समय में हाथियों की भी जरूरत पड़ती थी और हाथियों को शामिल किया जाता था। यहाँ पे हाथी भी मिल जाते थे, ठीक है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। फिर क्या है कि गंगा और इसकी जो उपनदी है यहाँ से आने जाने का रास्ता भी उपलब्ध था, क्योंकि नदी के मार्ग से कहीं पे आ सकते थे, जा सकते थे, चीज़ों को ले जा सकते थे। मगध जो है प्राकृतिक रूप से भी सुरक्षित स्थान था, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से मगध जो था वो शक्तिशाली था। इसके अलावा मगध में जो शासन करने वाले जो शासक थे वो भी शक्तिशाली थे, वो भी महत्वाकांक्षी थे, ताकतवर थे, ठीक है। जैसे कि बिंबिसार हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा, महापद्म नंद हो गया। इन शासकों ने बेहतरीन पॉलिसी बनाई थी मगध के लिए, अच्छी अच्छी नीतियां बनाई थी, जिसके कारण मगध जो था वो बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट।
प्रारंभ में राजगाह, इसको राजगृह भी कहते हैं, राजगाह जो है वो मगध की राजधानी होती थी, लेकिन बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अगर हम देखें तो इसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र कर दी गई थी। पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहा जाता है, ठीक है, पटना वाला जो क्षेत्र है। मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, 150 साल के आसपास ये साम्राज्य रहा है। इतने कम समय में भी ये साम्राज्य प्राचीन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो 321 बीसी से 185 बीसी तक का इसका समय माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जो धनानंद था इसको हरा कर, ठीक है, इसको हरा कर ये जो मौर्य साम्राज्य था इसकी स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, ठीक है, ये थे चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य का एक और नाम है कौटिल्य। अगर विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य कोई भी नाम हो तो ये एक ही व्यक्ति हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, हेल्प की थी, और इनकी हेल्प से ही इन्होंने क्या किया था, धनानंद का जो साम्राज्य था उसको समाप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं चाणक्य, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको अर्थशास्त्र कहा जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र नामक बुक है इनकी, और इसको आप अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स से जोड़ के मत देखना, क्योंकि ये जो इसका नाम जरूर अर्थशास्त्र है पर ये राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत, इसके बारे में ये किताब है। मौर्य शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है। एक बार आप देखो, मैप में देखो, ये भारत है, ये जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय में ये पाकिस्तान वगैरह ये सब भारत का हिस्सा होता था, ठीक है। तो पश्चिमोत्तर की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान वाला, ये अफगानिस्तान, इधर बलूचिस्तान, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो था ये मौर्य साम्राज्य में आता था। यही आपको यहाँ पे बताया गया है। और आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य जो है इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी कि मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत कौन से हैं। तो इसके दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक तो है साहित्यिक स्रोत, यानी कि जो भी लिटरेचर लिखा हुआ मिला है, जो भी साहित्य मिला है वो आ जाएगा। दूसरी तरफ है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, जो भी मतलब खुदाई में, उत्खनन में, कोई भवन हो गया, कोई मूर्ति की कला हो गई, या जो भी आ जाता है वो सब पुरातात्विक में आ जाएगा। तो ये दो स्रोत है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि साहित्यिक में, साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ मिले हैं, क्योंकि इस काल में जो ब्राह्मणों के द्वारा रचित जो ग्रंथ थे वो मिले हैं, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर जो बौद्ध साहित्य है, बौद्धों के द्वारा जो लिखा हुआ साहित्य है, उससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जो जैन साहित्य है वो भी इस समय में काफ़ी मिला है, तो जैन साहित्य से भी हमें इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है किसने लिखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे चाणक्य, जिसको अभी हमने पढ़ा इससे पहले वाली स्लाइड में, चाणक्य ने लिखी थी। और अर्थशास्त्र सुनने में आपको इकोनॉमिक्स लग रही होगी, पर ये राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विषयों के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। फिर इंडिका नामक जो बुक लिखी गई है, इंडिका बुक में भी मौर्य साम्राज्य के समय की जानकारी मिल जाती है। पुराण जो मिले हैं उसमें भी जानकारी मिल जाती है। मुद्रा राक्षस हो गई, तो इसमें भी हमें मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसा लिटरेचर, कुछ ऐसा साहित्य है इस काल का, जिससे हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड है हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आएगा इसको देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पुरातात्विक स्रोत को भी इतिहासकार जो है वो कंसीडर करते हैं इतिहास लिखने के समय में। तो पुरातात्विक स्रोत में आ जाएंगे भवन, कुछ इमारतें जो उस काल की मिली हैं, ये इसके बारे में मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जानकारी मिलेगी, ठीक है, इनके द्वारा। फिर स्तूप या फिर कोई गुफा हो गई, मृद भांड हो गए, मिट्टी के बर्तन वगैरह, या उस समय के जो अभिलेख हैं, खासकर अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, ठीक है, उस काल की जो मूर्ति कला है, इन सब चीज़ों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही कैटेगरी में हमने इसको बांट के देख लिया है। अब बात करते हैं और डिटेल में। देखिए, अशोक वो पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों को, जो उसके काम करने वाले लोग थे, जो उसके कर्मचारी थे, अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए, दोनों के लिए, यानी अपने कर्मचारी और अपनी प्रजा के लिए संदेश इसने क्या किए थे, प्राकृतिक जो पत्थर होते हैं उस पे पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। यानी पत्थरों पे और जो पॉलिश किए हुए स्तंभ है उस पे पहली बार इसने क्या करा था, लेख लिखवाया था, यानी कि संदेश लिखवाया था। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया, ठीक है। अब धम्म का मतलब यहाँ पे धर्म नहीं है। धम्म जो है, धम्म क्या है इसको आपको पहले समझना पड़ेगा। धम्म का प्रचार किया, ठीक है। तो अशोक का धम्म क्या है इसको समझ लेते हैं।
अशोक ने प्रशासन में कुछ नियम बना रखे थे, ठीक है। इसने ये शासन जो कर रहा था, इसके कुछ नियम थे और ये कहता था कि इस नियम को फॉलो करना है, ठीक है। उसी को धम्म कहा जाता है। तो जिसे अशोक का धम्म कहा गया है, इसके अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद संसार में अच्छा रहेगा। यानी कि अशोक ये कहता है कि अगर लोग जो धम्म में जो नियम लिखे हुए हैं उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो इस संसार में जहाँ पे वो अभी जीवित हैं, यहाँ तो उनका जीवन जो है अच्छा रहेगा ही। इसके बाद के संसार में जब वो मृत्यु के बाद जाते हैं कहीं स्वर्ग नर्क जो भी है, वहाँ पे भी उनका जीवन जो है वो अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम के अधिकारी को नियुक्त किया गया था। अब धम्म का प्रचार कौन करता था? ये महामात नाम के अधिकारी होते थे, ये करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ना 1 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो महामात होते हैं या अधिकारी होते हैं, ये किस काम के लिए नियुक्त किए गए थे? तो ये धम्म का प्रचार करने का काम करते थे, ठीक है। किसके लिए काम करते थे? ये अशोक के लिए काम करते थे। अशोक का जो धम्म था उसकी कुछ विशेषता वो बताओ, ठीक है। तो अशोक के धम्म की विशेषता क्या है? इसमें कहा गया था कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जो अपने से छोटे हैं उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, विद्वानों के साथ ब्राह्मणों के प्रति हमें सहानुभूति की नीति अपनानी चाहिए, अहिंसा का संदेश देता है धम्म, ठीक है। सभी धर्मों का सम्मान करने की बात है, दास और सेवकों के प्रति हमको दयावान होना चाहिए, ऐसा अशोक के धम्म में बताया गया, ठीक है। तो धम्म में ये कुछ नियम या फिर आप इसको एक नैतिक शिक्षा के रूप में देख सकते हो और इसको मानना चाहिए लोगों को। अगर मानेंगे तो उनका इस जीवन में तो सही रहेगा, आगे के जीवन में भी उनको इसका फायदा मिलेगा, ऐसा अशोक का मानना था। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है ना, इसमें महत्वपूर्ण जो है, ये आपको ये याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। उसमें से एक तो राजधानी थी और 4 जो थे वो प्रांतीय केंद्र थे। राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र उसको कहते थे, ठीक है। पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान में अगर मैं आज की डेट में देखूं तो पाटलिपुत्र जो है पटना में, और पटना कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। इसके बाद जो 4 प्रांतीय केंद्र हैं, ये इसमें से था तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। देखिए, तक्षशिला जो है ये कहाँ मिलेगा आपको? वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है इसमें मिलेगा आपको। उज्जैनी की बात करें तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में। भारत के मैप में अगर आप देखते हो तो मध्य प्रदेश जो एमपी है वहाँ पे दिखेगा। तोसली आपको कहाँ पे मिलेगा? उड़ीसा। और सुवर्णगिरी जो है ये दक्षिण भारत में, साउथ भारत में जो कर्नाटका है यहाँ पे मिलेगा। कर्नाटका या कर्नाटक जो भी आप इसे कहते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में कभी कभी ये मैप वाले क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया जाता है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश जो है वो मिलते हैं। अब सोचिए कि पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर में से लेकर अगर भारत के एमपी में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में, ठीक है, यहाँ पे एक जैसे संदेश लिखे हुए मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड थे, ये हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि एक ही शासक के अंतर्गत भी आता होगा ये। सेकंड क्या है कि तक्षशिला और उज्जैनी दोनों जो है लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित है। स्वर्णगिरी जो है वो कर्नाटका में स्थित है, साउथ में। और साम्राज्य के उचित संचालन के लिए जमीन और नदी दोनों मार्गों से जरूर आना जाना बना रहता होगा, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य का अगर संचालन किया जा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि शासक भी मजबूत होगा और नदी मार्ग, जल मार्ग, हर तरफ से आना जाना बना रहता होगा। राजधानी से प्रांत तक जाने के लिए, राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, पटना। राजधानी से अगर हम प्रांत तक जाने के लिए बात करें तो उस समय में कई सप्ताह या महीने का समय लगता होगा, क्योंकि देखिए आज के समय में क्या है, हमारे पास गाड़ी है, ट्रेन है, ठीक है, एरोप्लेन, हर साधन है, लेकिन उस समय में ये साधन नहीं होते थे। तो इसलिए उस समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में काफ़ी लंबा समय लगता था। और इतना लंबा समय लगता था तो ऐसे में जो यात्री लोग थे उनके विश्राम करने के लिए उनके खान पान की व्यवस्था भी वहाँ पे की गई होगी। फिर उनकी सुरक्षा का कार्य भी सेना को सौंपा गया था, ठीक है। तो जो सेना होती थी उनकी सुरक्षा करती थी और खान पान की, उनकी विश्राम की व्यवस्था पहले से थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक सेना। सेना से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, मेगस्थनीज जो है ये कहता है कि सैनिक गतिविधियों
के लिए एक समिति और 6 उप समिति, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक समिति और 6 उप समिति थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पास एक बहुत बड़ी सेना थी और 6 उप समितियों की बात करते हैं तो जो पहली समिति है ये नौसेना का संचालन करती थी। दूसरी की अगर हम बात करें तो ये यातायात और खान पान, ठीक है, इसकी देखरेख का काम करती थी। तीसरी समिति जो है वो पैदल सैनिकों का संचालन करती है। चौथी समिति जो है जो अश्वारोही होते हैं उनके लिए काम करती है। पांचवी समिति जो है वो रथरोही, ठीक है, और छठी समिति जो है ये हाथियों का संचालन करती थी। इस तरीके से ये समितियां जो थी वो काम करती थी। और कुछ अन्य उप समिति भी थी, जैसे कि मान लो उपकरण को ढोने का काम हो गया, बैलगाड़ी का प्रबंध करना हो गया, या जो सैनिक लोग होते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिक की देखभाल के लिए सेवकों को नियुक्त करना, ये काम भी करते थे। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य का महत्व क्या है। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य प्राचीन इतिहास जब हम पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण काल के रूप में देखा जाता है। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत का आरंभिक इतिहास लिखना शुरू किया था तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का सबसे प्रमुख काल माना गया था, क्योंकि पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कोई शासक रहा जिसने एक अखंड भारत बनाने की कोशिश की। क्योंकि ये जो साम्राज्य था ये केवल भारत तक सीमित नहीं था, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, वहाँ तक फैला हुआ साम्राज्य था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अखंड भारत बनाने का प्रयास किया। और मौर्य काल की जो मूर्ति कला है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है, बेहतरीन है। मौर्य काल के जो शासक थे इन्होंने क्या करा, अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं लगाई। जैसा कि आप गुप्त काल में या बाद के काल में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो शासक लोग होते थे अपने नाम के आगे काफ़ी उपाधियां लगाते थे, ठीक है, अपने आप को कुछ तो देवता के तुल्य बताने की कोशिश करते थे। लेकिन मौर्य जो काल है इसमें आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, कोई भी शासक बड़ी बड़ी उपाधियाँ लेने की कोशिश नहीं करता। इतिहासकारों ने अशोक को एक महान सम्राट माना है। जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, ठीक है, जो नेशनलिस्ट हैं, वो अशोक को एक प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास है वो मात्र 150 वर्ष ही चल पाया, ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं चल पाया, लेकिन भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण काल इसको माना जाता है। खासकर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण आता है, ठीक है, गुप्त काल भी महत्वपूर्ण है बाद के समय में जो आया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजधर्म और नवीन सिद्धांत, इसमें देखते हैं दक्षिण में क्या था, राजा होते थे, सरदार सरदारी, ये सिस्टम भी था, तो इसको भी समझते हैं। देखिए, भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ। तमिलकम क्या है, ये एक क्षेत्र है। तमिलकम में क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे मैप बना देता हूँ, ये साउथ का, दक्षिण भारत का मैप बना देता हूँ, तो जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, केरला वाला जो क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों को मिला दे तो ये तमिलकम कहलाता था, ठीक है, इसको तमिलकम कहा जाता था। तमिलकम क्षेत्र में चोल, चेर और पांडे जैसी सरदारियां जो थी वो अस्तित्व में थी, और ये राज्य तो ये काफ़ी समृद्ध थे। खासकर चोल साम्राज्य जो है ये जाना जाता है अपने हिंदू धर्म और उसके रिलेटेड जो मंदिर थे उससे, क्योंकि चोल साम्राज्य के समय में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था, ठीक है। मैप में अगर आप देखोगे तो जो देखो दक्षिण भारत में आप देख रहे हो नीचे की साइड, यहाँ देखिए ये तमिलनाडु हो जाएगा, यहाँ केरल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चोल, चेर, पांडे जैसी सरदारियां थी। अब बात करते हैं सरदार और सरदारी। सरदार जो है एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है और इसका जो पद होता है ना वो वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। यानी वंशानुगत मतलब क्या होता है, जैसे पिता है, पिता के बाद उसके पुत्र को अगर कोई पद मिल रहा है तो इसे बोलते हैं वंशानुगत। तो सरदार का पद जो है वो हो सकता है कि भाई वंशानुगत हो, यानी कि परिवार में किसी को मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वंशानुगत ना हो। सरदार के जो समर्थक होते थे वो उसके अपने खुद के परिवार के लोग होते थे। सरदार का कार्य क्या होता था इसको देखेंगे आगे, मैं डिटेल में आपको बताता हूँ पॉइंट में। देखिए सरदार का क्या कार्य होता था, सरदार का काम होता था अनुष्ठान का संचालन करवाना। मान लो कभी युद्ध हो जाए तो युद्ध में वो नेतृत्व करता था, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसका सुलझाने का काम करता था। सरदार के अधीन जो लोग थे उनसे वो भेंट लेता था और अपने समर्थकों में उस भेंट को बांट देता था, ठीक है। जबकि राजा वगैरह जो होते हैं वो भेंट नहीं लेते, वो टैक्स लेते हैं, कर लेते हैं, याद रखना। सरदारी में कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे, जबकि राजा से अगर कंपेयर करें तो राजा के पास अपनी स्थायी सेना भी होती है, ठीक है, राजा के पास अधिकारी भी होते हैं, लेकिन जो सरदार होते हैं छोटे लेवल पे। तो सरदार क्या करते हैं, अपने लोगों से भेंट लेते हैं और उस भेंट को बांट देते हैं। सरदारी में कोई परमानेंट इनके पास सेना नहीं है और कोई परमानेंट इनके पास अधिकारी नहीं होते।
इन राज्यों के बारे में जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, जो प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ जो मिलते हैं उनसे जानकारी मिलती है, और इन ग्रंथों में सरदारों के बारे में विवरण भी मिलता है, ठीक है, लिखित में। कई सरदार जो थे वो सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार से भी टैक्स को इकट्ठा करते थे। इसमें से सातवाहन और शक राजा हो जाएंगे। जैसे मान लो बहुत लंबी दूरी का व्यापार मार्ग है, तो यहाँ से ये टैक्स ले लिया करते थे। दैविक राजा, दैविक राजा का मतलब क्या है कि राजा जो था कहीं ना कहीं अपने आप को देवताओं के समान दिखाने की कोशिश करता था, ठीक है, अपने आप को देवताओं के तुल्य बताने की कोशिश करता था। इसको समझते हैं। तो देखिए, राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक माध्यम होता था देवताओं से जुड़ना, खासकर अपने आप को देवताओं से जोड़कर दिखाना। अगर कोई राजा अपने आप को देवता का जैसे उत्तराधिकारी मानता था या देवता का अंश मानता था, तो इस तरीके से वो अपने बारे में अपनी प्रजा में ये बातें फैलाता था, ठीक है, कि वो उसका अवतार है, इस तरीके की बातें भी है। तो कुषाण राजा की अगर बात करें तो कुषाण राजा जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन किया है, इन शासकों ने मंदिर बनवाए और मंदिर में अपनी विशाल मूर्ति लगवा दी, ठीक है, यानी कि देवताओं के समान, देवताओं जैसा ही अपने आप को दिखाने की कोशिश की, अपनी ही खुद की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा दी मंदिरों में। शायद वे स्वयं को देवतुल्य दिखाना चाहते थे, यानी कि ऐसा माना जा सकता है कि वो अपने आप को देवता के समान ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुषाण राजा जो थे उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी, जबकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने अपने आगे कभी उपाधि वगैरह नहीं लगाई, लेकिन बाद के शासकों ने देखो क्या करा, कुषाण राजा जो थे अपने आप को देवपुत्र की उपाधि लगा रहे हैं, यानी कि देवता का पुत्र बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुषाण काल में सिक्कों में भी एक तरफ राजा तो दूसरी तरफ देवता का चित्र होता था। जो सिक्के बनते थे कुषाण के समय में, एक तरफ राजा का चित्र, दूसरी तरफ देवता का चित्र होता था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माट एक देव स्थान पर कुषाण राजा की विशाल मूर्ति मिली है, बहुत बड़ी मूर्ति थी। अफगानिस्तान में एक देव स्थान पर भी ऐसी ही मूर्ति मिली है, ठीक है। पहले तो मैं आपको सिक्का दिखाता हूँ कि वो सिक्का कैसा होता था। देखो, कुछ इस प्रकार का सिक्का होता था, एक तरफ राजा भी दिखेगा आपको, एक तरफ उसमें देवता भी दिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुषाण के बाद गुप्त साम्राज्य की। तो देखिए, मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अब आप ये मत सोच लेना कि मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ तो गुप्त काल शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है। मौर्य साम्राज्य बीसी में है, यानी कि हम उसको ईसा पूर्व में पढ़ रहे हैं, गुप्त काल आ जाता है एडी की तरफ, ठीक है। तो बहुत लंबा समय है इनके बीच में, लेकिन मौर्य साम्राज्य के बाद अगर दूसरा कोई सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है तो उसको गुप्त काल को माना जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है वो श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में की थी, ठीक है। यहाँ पे हम एडी की बात कर रहे हैं। और गुप्त काल की जो भाषा थी, राजकीय भाषा, वो संस्कृत होती थी। गुप्त काल में ज़्यादातर जो सिक्के थे वो सोने के बनाए गए थे। गुप्त साम्राज्य के अगर इतिहास की बात करें तो कहाँ से इतिहास पता लगता है, साहित्यिक स्रोत, उस समय का जो लिटरेचर मिलता है वहाँ से, फिर सिक्कों से पता लगता है, उस समय के जो अभिलेख हैं, अभिलेख से जानकारी मिल जाती है। गुप्त साम्राज्य में कवियों द्वारा अपने राजा की प्रशंसा में प्रशस्ति भी लिखी गई है। प्रशस्ति का मतलब क्या होता था, प्रशस्ति में राजा की जो तारीफें होती थी, यानी कि राजा के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता था, राजा की उपलब्धियों को लिखा जाता था, ठीक है। उदाहरण के लिए प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्या है, समुद्रगुप्त के जो कवि थे हरिशेन, इनके द्वारा लिखी गई थी। इसमें समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। और अगला टॉपिक है हमारा जनता में राजा की छवि, यानी कि जो राजा की छवि होती थी वो जनता के बीच में कैसी होती थी, इसको समझते हैं। देखिए, जनता के मन में राजा की क्या छवि थी, इसके बारे में इतिहास से कोई खास जानकारी नहीं पता लगती, ठीक है, कि जनता राजा के बारे में क्या सोचती है, इसके कोई ज़्यादा सबूत नहीं मिलते। ऐसे में इतिहासकारों ने क्या किया है, जातक कथाएं, आपने पढ़ा होगा जातक कथाएं या पंचतंत्र की जो कहानियां होती हैं, ऐसे ग्रंथों में जो दी गई कहानी थी उसकी समीक्षा करी इतिहासकारों ने और पता लगाने का प्रयास किया कि उस समय में समाज में प्रजा और राजा के बीच में क्या रिश्ता था, ठीक है। प्रजा और राजा के बीच में किस प्रकार के संबंध थे, प्रजा राजा के बारे में क्या सोचती थी, प्रजा के मन में राजा की क्या छवि होती थी, ये जानने का प्रयास किया जातक और पंचतंत्र की कहानियों से। जातक कथाएं जो है वो पहली से शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, गंती तंदु, ये जातक है। इसमें एक कहानी थी। देखिए, ये क्या है, ये कहानियों का संग्रह है। जातक कथा हो गई या पंचतंत्र की कहानियां हो गई, इनके अंदर बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है, कहानियों का संग्रह है। तो इसी में से एक कहानी ले रखी है। उस कहानी में बताया गया था कि एक कुटिल राजा
यानी कि राजा अगर कुटिल हो, निर्दयी हो, बेकार हो, तो अगर राजा कुटिल हो तो उसकी जो प्रजा होती है वो उससे किस प्रकार से दुखी रहती है, ये बताया गया है गंदी दंतु जातक में। इसमें ये बताते हैं कि जो बूढ़ी महिला हो गई, या मान लीजिए पुरुष हैं, या किसान, या पशुपालक, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर तक दुखी रहते हैं। अगर राजा कुटिल है तो उससे उसकी प्रजा दुखी रहती है। प्रजा में सभी तरह के लोग, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पशुपालक हो, चाहे वो बच्चे हों, या जानवर तक उनसे दुखी रहते हैं। एक कहानी में ऐसा बताया गया है। ये तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है। इसके बाद देखो, एक बार क्या होता है कि राजा होता है, वो अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में जाता है, यानी अपने आप अपना भेष बदल कर जाता है। वो जानना चाहता है कि उसकी प्रजा जो होती है वो उसके बारे में क्या सोचती है। तो वो जाता है, वो देखना चाहता है कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो सब, जब वो जाता है राजा वाजा के बारे में पूछता है, तो सब क्या करते हैं, उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं कि राजा जो है वो बहुत बेकार है, राजा का शासन जो है वो बहुत बेकार है। ठीक है, उसके शासन में लोग कितने परेशान हैं। लोग शिकायत करते हैं कि रात में जो है डकैत उन पे हमला कर लेते हैं। ठीक है, डकैत उनको लूट लेते हैं, और दिन में राजा के जो अधिकारी हैं वो उनसे कर वसूल करते हैं, यानी कि टैक्स लेकर उनको लूटते हैं। इसलिए लोग इतने परेशान हो गए हैं कि गांव को छोड़कर वो जंगल में जाके बसने लगे हैं। तो ये भी कुछ कहानियों से ही पता लगता है। इसके बाद एक टॉपिक है उपज बढ़ाने के तरीके। 3-4 तरीके थे जो उपज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाए गए थे। सबसे पहले क्या था कि लोहे की फाल वाले हल का प्रयोग करना, यानी जो पहले हल जो होता था वो लकड़ी की फाल का होता था। तो लकड़ी जो है वो सभी सभी खेतों को अच्छे तरीके से खोदने में अच्छे से काम नहीं कर पाती थी। लेकिन जब उसमें लोहे की फाल लगा दी गई थी ना, तो वो अंदर तक, काफ़ी गहराई तक ज़मीन को जोत सकती थी। ठीक है, ज़मीन की जुताई कर सकती थी। तो इससे क्या हो गया, उपज बढ़ने लगी। सेकंड है कि लोग सिंचाई के लिए कुएं का इस्तेमाल करने लगे, तालाब का इस्तेमाल करने लगे, नहरों का इस्तेमाल करने लग गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कुआं जो होता है ये बनाया जाता है, तालाब भी बनते हैं और नहर भी बनाई जाती है। यानी ये सारे क्या हैं, मानव के द्वारा बनाए हुए सिंचाई के साधन है। यानी कि सिंचाई के साधन पे ध्यान दिया जाने लगा था, उससे सिंचाई जो थी वो अच्छे से हो पा रही थी, जिसकी वजह से फसल की जो उपज है वो बढ़ने लगी थी। ठीक है, इसके बाद है पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का उपयोग करना। आपको पता है पर्वतीय जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे जो खेत होते हैं वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ होते हैं, और उनकी जो उसमें पत्थर भी होते हैं मिट्टी में। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि उसको हल से जोतना, या फिर नॉर्मल जो फावड़ा वगैरह होता है उससे खोदना ज़्यादा आसान नहीं होता। तो ऐसे में कुदाल कुदाल जो होता है वो गेती टाइप का होता है, इस तरीके से लंबा सा नुकीला सा यंत्र होता है। इससे जब खोदा जाता है ना उसको, तो वो आसानी से क्या करता है, उसको उसको मतलब खुदाई हो सकती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जब कुदाल का इस्तेमाल किया जाने लगा था, तो उससे फसल की उपज जो थी वो बढ़ गई थी। फिर गंगा की घाटी में जो धान की रुपाई हो रही थी, इसके कारण भी उपज जो है वो बढ़ने लगी थी, क्योंकि गंगा घाटी में पानी जो था वो उपलब्ध था, और धान में पानी की जरूरत होती है ज़्यादा, और पानी यहाँ पे आसानी से मिल रहा था। तो यहाँ पे धान की खेती से भी फसल जो है वो बढ़ गई थी। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। देखिए, हर समाज में विभिन्नताएं होती हैं। किसी भी समाज में आप देखोगे वहाँ पे अमीर लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं। ठीक है, हर तरह के लोग रहते हैं। तो ग्रामीण समाज में क्या विभिन्नताएं, इसको देखते हैं। कृषि की नई तकनीक अपनाने के बाद उपज जो है वो जरूर बढ़ गई थी, लेकिन इसका फायदा जो था वो सबको नहीं हो रहा था। खेती से जुड़े लोगों में भी भेद बढ़ता गया। कुछ किसान थे वो अमीर हो गए, कुछ किसान थे वो गरीब हो गए, कुछ किसानों के पास जमीन थी तो कुछ किसानों के पास जमीन नहीं थी। ठीक है, बौद्ध कथाओं की अगर हम बात करें, तो बौद्ध कथाओं में भूमिहीन किसान, ठीक है, भूमिहीन किसान कौन है, ऐसे किसान जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, खुद के खेत नहीं है। यानी कि बौद्ध कथाओं में बताया गया है कि भूमिहीन किसान और श्रमिक, यानी कि जो मजदूर होते हैं, और जमींदार, इनका उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसान या जमींदारों के लिए किया जाता था। गृहपति जो है, अब गृहपति शब्द का इस्तेमाल कई अलग अलग तरीके से किया जाता है। छोटे किसान को भी गृहपति बोल रहे हैं, जमींदार जो नॉर्मल जमींदार है उसको भी गृहपति कहा जा रहा है। बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं, या जो गांव के जो प्रधान होते हैं, जो मतलब जो शक्तिशाली थे, जो कि किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे, गांव के प्रधान का पद जो होता है वंशानुगत होता था। देखिए, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे ना, या फिर जो गांव का प्रधान हो गया, ये ताकतवर लोग होते थे, शक्तिशाली होते थे, और गांव का ये क्या करते थे, गांव के किसानों पे अपना कंट्रोल रखते थे।
गांव का जो प्रधान होता है उसका पद वंशानुगत होता था, यानी कि जो प्रधान है उसका बेटा उसके बाद प्रधान बनेगा, उसका बेटा उसके बाद प्रधान बनेगा, वंश के अनुसार ये पद मिलता था। गृहपति जो है वो घर का मुखिया होता था, और घर में रहने वाली जो महिला हो गई, बच्चे हो गए, नौकर हो गए, ठीक है, इन सब पे इनका पूरा कंट्रोल होता था। घर से जुड़े मामले जैसे भूमि, जानवर या अन्य वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग जो है, ये गृहपति शब्द का प्रयोग जो है, कभी कभी ये नगर में जो रहने वाले जो अमीर लोग होते थे, ठीक है, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, या जो शहरों में रहने वाले जो व्यापारी लोग होते थे, ठीक है, इनके लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जो शुरू शुरू के जो तमिल संगम साहित्य मिला है उसमें भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख मिलता है। जैसे गांव में वेलार होते थे, ठीक है, या फिर जो बड़े जमींदार हो जाएंगे। वेल्लार जो होते हैं, वेल्लार का मतलब होता है कृषक, ठीक है, जो किसान या खेती वेती से जुड़े हुए लोग होते हैं वो वेल्लार कहलाते हैं। ये तमिल भाषा का शब्द है, ठीक है। और जमींदार हो जाते हैं बड़े बड़े हलवाहा, उलवर, दास, अणिमई, ये कुछ शब्द जो है संगम साहित्य से मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। तो देखिए, भूमिदान की बहुत सारी इतिहास में साक्ष्य मिले हैं, उसको समझते हैं। ईसवी की जो शुरू की शताब्दी थी उसमें भूमिदान के कुछ सबूत मिले। कई ऐसे अभिलेख हैं जहाँ पे भूमिदान का उल्लेख है। अभिलेखों में उल्लेख कर रखा है कि भाई फलाने व्यक्ति ने इतनी भूमि का दान दिया इस व्यक्ति को, या इस धार्मिक संस्था को, या XYZ जिसको भी दान दिया, उसमें पूरा लिखित में उसका साक्ष्य मिला है, ठीक है। कुछ अभिलेख जो थे वो पत्थर पर लिखवाए गए थे। ज्यादातर जो भूमिदान का उल्लेख था वो ताम्र पत्रों पे मिलता है। जो भूमिदान का जो भी उल्लेख मिलता है ज्यादातर वो तांबे के जो पत्र होते थे उस पे मिला हुआ है। आरंभिक अभिलेख जो थे वो संस्कृत भाषा में थे। शुरू शुरू के जो अभिलेख मिले वो संस्कृत, क्योंकि उस समय में मैंने आपको बताया वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, यानी संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी, तो वही भाषा में ये लिखे मिले हैं। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद अभिलेख जो थे वो संस्कृत, तमिल, तेलुगु भाषा, अन्य भाषाओं में भी मिलने लगे थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो थी प्रभावती गुप्त, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कभी कभी प्रभावती गुप्त से, तो ये ना पैसेज में आता है क्वेश्चन, ये डायरेक्ट नहीं पूछते, पैसेज आ जाता है इसका। देखिए क्या था, ये जो प्रभावती गुप्त है ना, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, गुप्त गुप्त शासन वाले, चंद्रगुप्त मौर्य वो वाला मत समझ लेना आप। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय ये दोनों अलग अलग है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये गुप्त शासन की बात कर रहा हूं मैं। गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी बेटी थी प्रभावती गुप्त। इनका विवाह जो था वो दक्कन का जो वाकाटक परिवार था उसमें हुआ था। संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को उस समय में भूमि का अधिकार नहीं होता था, महिला भूमि नहीं रख सकती थी, उस पर कंट्रोल नहीं करती थी। लेकिन अभिलेख से ऐसी जानकारी मिलती है कि जो प्रभावती गुप्त थी ना, ये भूमि की मालकिन थी, जबकि धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं कि महिला भूमि पर अपना अधिकार नहीं रखेगी। लेकिन प्रभावती गुप्त जो थी वो मालकिन थी। प्रभावती ने भूमि दान भी किया, शायद इसलिए कि वो एक रानी थी, क्योंकि वो एक राजा के परिवार में थी। ऐसा इसलिए भी संभव हो सकता है कि भाई धर्मशास्त्र को हर स्थान पे एक जैसे ना माना जाता हो, कुछ जगह पे धर्मशास्त्रों का फॉलो किया जाता हो, कुछ जगह पे ना भी फॉलो किया जा सकता हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आम इंसान के लिए उस समय में रूल्स अलग होते हो, क्योंकि ये रानी थी तो रानी के लिए अलग रूल हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। भूमिदान के अभिलेख देश के कई हिस्सों में मिले हैं, अलग अलग हिस्सों में भूमिदान के अभिलेख मिलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमि दान में दी गई। कैसी कैसी भूमि, देखो कभी कभी क्या था कि छोटी सी भूमि दान में दी थी, तो कुछ जगह पे पता लगा कि बहुत बड़ी बड़ी भूमि, कई एकड़ में फैली हुई भूमि भी दान में दी गई है। दान प्राप्त करने वाले लोगों के लिए अधिकारों में भी अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखा जाता है। यानी कि देखो, अब दान में भूमि मिलती है तो उस भूमि पे भी कुछ अधिकार होते हैं उनके, और ये अधिकार जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो साउथ में कुछ अलग रूल हो सकता है, नॉर्थ में कुछ अलग रूल हो सकता है, ईस्ट वेस्ट की तरफ कुछ अलग रूल हो सकता है। तो अलग अलग जगह पे इसमें रूल जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इतिहासकारों में भूमि दान के प्रभाव को लेकर विवाद है। विवाद कैसे है, देखो कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि भूमि दान जो है ना वो ज़्यादातर ब्राह्मणों को या जो धार्मिक संस्था, जैसे मान लो कोई मंदिर है, इसको दिया जाता था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो शासक होता है वो भूमि दान के द्वारा कृषि को प्रोत्साहित करना चाहता था। यानी कि वो ज़्यादातर भूमि जो थी वो किसानों को दी जाती थी ताकि कृषि को प्रोत्साहित किया जा सके, ठीक है। भूमिहीन किसानों को अगर जमीन मिल जाएगी तो वो क्या होंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और खेती करेंगे खूब। तो ऐसा भी कहते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूमिदान एक संकेत है राजनीतिक प्रभुत्व का दुर्बल होने का। राजा अपना समर्थन जुटाने के लिए भूमिदान करता था। यानी कि जब राजनीतिक प्रभुत्व दुर्बल हो जाता था, कोई राजा कमजोर हो जाता था, तो ऐसे में वो अपने आप को
जनता का समर्थन पाने के लिए क्या करता था, वो भूमि का दान कर देता था, ठीक है, समर्थन उससे जुटाने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नगर और व्यापार। नगर और व्यापार को देखते हैं कि छठी शताब्दी में क्या होता है कि नगर और व्यापार में क्या कुछ बदलाव होते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, नए नगर, ज़्यादातर जो नगर थे ना वो महाजनपद जो होते हैं, जो हमने शुरू में पढ़ा था, उन महाजनपदों की राजधानी थी। ज़्यादातर नगर जो थे वो संचार मार्ग, यानी किसी नदी के किनारे या फिर किसी मेन जो रास्ता होता है, व्यापारिक मार्ग, उसके किनारे बसे हुए थे। जैसे कि पाटलिपुत्र जो है पटना, ये नदी के किनारे है। उज्जैनी जो कि आप एमपी की साइड में देखते हो, ये भूतल मार्ग के किनारे में था। पुहार की बात करते हो, समुद्र तट के किनारे है। मथुरा जो है वो व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र होता था। तो ज़्यादातर जो नगर थे वो क्या थे, संचार के मार्ग के आसपास बसे हुए थे। नगरीय जनसंख्या, देखिए नगरों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। शासक जो है वो किलेबंद नगरों में रहता था। इन क्षेत्रों में से कई पुरा अवशेष हमको मिलते हैं, जैसे मिट्टी के कटोरे, थालियाँ, ठीक है, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है यानी डिजाइनिंग है, और सोने, चांदी, कांसे के, तांबे के, हाथी दांत, शीशे, अलग अलग पदार्थों के गहने और उपकरण, हथियार, बर्तन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे साक्ष्य के रूप में मिले हैं, अवशेष के रूप में। दूसरी शताब्दी ईस्वी तक आते आते कई नगरों में दानात्मक अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है, दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में दान देने वाले का नाम और उसका व्यवसाय भी लिखा होता है। देखिए, अभिलेख जो है, अभिलेख आप जानते हैं, दानात्मक अभिलेख जो है वो दान से रिलेटेड होते हैं। उसमें क्या जानकारी होती है कि भाई कोई चीज़ है, कोई भूमि है या XYZ जो भी है, वो दान में दी गई है, किसने दान दी है ये लिखा होता है, वो दान देने वाला क्या काम करता है ये लिखा होता है, ठीक है, उसका व्यवसाय, सब कुछ उसमें लिखा होता है। इनमें नगरों में रहने वाले, नगरों में कैसे कैसे लोग रहते थे, जैसे धोबी हो गए जो कपड़े धोते थे, बुनकर हो गए जो कपड़े बुनते थे, बढ़ई हो गए, ठीक है, लकड़ी का काम करते थे, लिपिक हो गए, कुमार, स्वर्णकार, अधिकारी, धर्मगुरु, व्यापारी, राजा, इन सब के विवरण लिखे हुए मिलते हैं। और श्रेणी का भी उल्लेख मिलता है। श्रेणी क्या था, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। श्रेणी जो होता है वो व्यापारियों का एक ग्रुप था, यानी व्यापारियों का जो संघ होता था उसको श्रेणी कहा जाता था। और ये व्यापारी लोग कच्चे माल को खरीद लेते थे और उनसे जो चीज़ें थी सामान बनाकर, यानी मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में बेच देते थे। तो श्रेणी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये MCQ में आएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये केवल और केवल MCQ में आएगा। और उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, देखिए हमारा व्यापार जो था वो बाहर से होता था, ये तो हमने हड़प्पा सभ्यता में ही समझ लिया था। तो भारत का व्यापार जो है वो प्राचीन काल से ही बाहर से होता हुआ है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में हम देख चुके हैं, ओमान से व्यापार होता था, इराक से व्यापार होता था, ये हमने पढ़ा था ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार होता था। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में जल मार्ग और भूमार्ग का जाल बिछ चुका था, यानी लोग नदी मार्ग से भी जाते थे और भूमि से भी जाते थे, यानी कि सड़कों से भी जाते थे। भूमार्ग के जरिए मध्य एशिया और उसके आगे भी व्यापार होता था। समुद्र तट पर बने जो बंदरगाह होते थे उससे अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, बंगाल की खाड़ी, चाइना, ठीक है, जो चीन सागर है, और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ व्यापार होता था। दक्षिण पूर्व एशिया में जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये वाले जो देश है, इधर की साइड भी मतलब व्यापार होता था। शासक जो थे वो इन व्यापारिक मार्गों पर अपना कंट्रोल करके व्यापारियों से सुरक्षा के बदले धन लेते थे। अब जो व्यापारिक मार्ग हैं वहाँ पे क्या होता है, लोग आते जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो ऐसे में इन मार्गों पर शासक नियंत्रण रखते थे और लोगों से एक तरह से टैक्स लेते थे और उसके बदले में उनको सुरक्षा देते थे। इन मार्गों पर जाने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी, घोड़े पर जाने वाले व्यापारी, समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो कि खतरनाक था, लेकिन ये फ़ायदेमंद होता था। खतरनाक इसलिए था कि रिस्क होता था, लेकिन फ़ायदा ये होता था क्योंकि यहाँ से लोग पैसा अच्छा कमा लेते थे। कुछ प्रसिद्ध सफल व्यापारी जो थे वो बहुत ज़्यादा धनी हो गए थे, ठीक है। ये व्यापारी जो थे ये नमक का, कपड़े का, अनाज का, धातु से बनी हुई चीज़ हो गई, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी, ऐसे सामान जो थे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाते थे, व्यापार करते थे। रोमन साम्राज्य की बात करें तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले और कपड़े और जड़ी बूटियों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी, तो यहीं से पूरी की जाती थी, ठीक है। इन वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाया जाता था, यानी बाहर से व्यापार बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट
नेक्स्ट है सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग, देखो पहले क्या होता था, एक्सचेंज सिस्टम होता था, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु दे दी जाती थी, ठीक है, विनिमय वाली जो प्रणाली होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो एक्सचेंज सिस्टम खत्म हुआ और सिक्के आ गए, और जब सिक्के और मुद्रा आने लगी तो ऐसे में सिक्कों का प्रयोग होने लगा और इससे व्यापार जो था वो आसान हो गया। सिक्कों के प्रयोग से व्यापार जो था काफ़ी हद तक आसान हो चुका था। चांदी और तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए थे, जिनको आहत सिक्के कहा जाता था, क्योंकि इनको चोट मार मार कर यानी पीट पीट कर उस धातु को पतला करके सिक्के बनाया जाता था, इसीलिए इसको आहत सिक्के कहा जाता था। बहुत सारे सिक्के विभिन्न स्थलों पर खुदाई के दौरान मिले हैं। मुद्रा शास्त्री, मुद्रा शास्त्री कौन होते हैं, जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं, यानी जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं अलग अलग समय का। इन्होंने पता लगाया कि वाणिज्यिक प्रयोग के क्षेत्रों का पता लगाया, यानी कि इन्होंने ये पता लगाया कि सिक्कों का प्रयोग जो होता था वो कॉमर्शियल एक्टिविटी, कहने का मतलब है व्यापार के लिए किया जाता था। आहत सिक्के पे कुछ प्रतीक बने हुए मिले हैं, उससे क्या पता लगता है, उससे पता लगता है कि इसको अलग अलग राजाओं के द्वारा जारी किया गया था। और ऐसा भी संभव है कि जो अमीर लोग होते हैं या जो व्यापारी लोग होते हैं या जो नागरिक हैं उन्होंने भी कुछ सिक्के जारी करे हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। शासकों की प्रतिमा, जो शासकों की मूर्तियां हैं और उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्कों को हिंद यूनानी शासकों ने जारी करा था। इन्होंने क्या करा था, सिक्कों में शासक का नाम भी लिखते थे, उनकी मूर्ति बनाते थे और उसमें इन्होंने सिक्के जारी करे थे। भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के भी मिले हैं। इसका क्या मतलब है रोमन सिक्के मिलने का, इसका मतलब यह है कि भारत का व्यापार जो था वो रोमन जो साम्राज्य था उससे भी होता था। सोने के सिक्के सबसे पहले शताब्दी ईस्वी में अगर हम बात करें तो कुषाण शासकों ने चलाए थे, और उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के बहुत ज़्यादा मिले हैं। सोने के सिक्के का प्रयोग जो था वो ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि जो कीमती वस्तु होते हैं ना उसके व्यापार के लिए किया जाता था। पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्र में यौधेय शासक जो थे इन्होंने तांबे के सिक्के भी चलाए थे। गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल जो था वो स्वर्ण काल है। इस समय में सोने के सबसे जो शुद्ध सिक्के थे, भव्य सिक्के, शुद्ध सिक्के, सबसे बेहतरीन जो सोने के सिक्के थे वो गुप्त काल में बनाए गए थे। और इन सिक्कों में सोना जो था वो उच्च गुणवत्ता का था, यानी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सोना होता था। छठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के जो थे वो मिलने कम हो गए थे। शुरू शुरू में तो सोने के सिक्के खूब मिले, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम हो गए। आखिर कम क्यों हुए, इसके पीछे क्या कारण है, देखिए। इतिहासकार कहते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन होने के कारण जो व्यापार था उसमें कमी होने लगी। अब रोमन साम्राज्य से व्यापार था वही खत्म हो गया तो व्यापार में कमी हो गई, तो सोने के सिक्के में भी कमी हो गई। दूसरा कारण क्या है कि इस काल में नए नए नगर और नए नए व्यापार और नए नए तंत्रों का उदय हो रहा था, इसकी वजह से भी शायद सोने के सिक्के में कुछ कमी देखने को मिली। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्थिक संकट आ गया था इस समय में। आर्थिक संकट के कारण क्या था, आर्थिक संकट के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है, इसलिए सिक्के की जो कमी थी वो हो गई थी। टॉपिक है हमारा अभिलेखों की समझ। अभिलेख क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था, पत्थरों पे कोई अक्षर को उत्कीर्ण करके लिखना, या किसी धातु पे लिखना, या किसी मिट्टी के बर्तन पे लिखना, या लकड़ी पे लिखना, ठीक है, ये सब अभिलेख की कैटेगरी में आ जाता है। अभिलेखों का अर्थ जो है वो कैसे निकाला जाता है, तो देखिए अभिलेख का अर्थ निकालने के लिए जो विद्वान लोग हैं वो विभिन्न लिपियों का अध्ययन करते हैं। लिपि क्या होता है, किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वो लिपि कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हिंदी भाषा हम पढ़ते हैं, हिंदी भाषा की जो लिपि है उसको देवनागरी कहा जाता है, ठीक है। आपके सामने ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये भाषा तो हिंदी है लेकिन इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। तो जब भी कोई अभिलेख शास्त्री अभिलेख के अर्थ को निकालने का प्रयास करता है तो वह क्या करता है, अलग अलग लिपि जो होती है उसका अध्ययन करता है और प्राचीन लिपियों का आधुनिक लिपि से मिलान करता है कि पहले की लिपि कैसी थी और आज की लिपि क्या है, क्या इसके बीच में कोई अंतर है, कोई समानता है, उसका अध्ययन करता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। देखिए भारत की जितनी भी आधुनिक भाषा हैं इन सब में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का जो मूल है, यानी ये कहीं ना कहीं ब्राह्मी से ही जुड़ी हुई हैं, जितनी भी भारत की लिपि हो। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो ज़्यादातर जो अभिलेख थे उसके ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं। 18वीं सदी में जब यूरोप के जो विद्वान थे, जो अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने क्या करा, भारतीय पंडितों की सहायता ली और आज के समय की जो बंगाली है और जो देवनागरी लिपि है इसमें कई जो पांडुलिपि थी जो मिली है, ठीक है, लिखी हुई, उसका अध्ययन शुरू किया। इनके अक्षर का प्राचीन अक्षरों से तुलना करी कि आज की लिपि, आधुनिक लिपि और प्राचीन लिपि के जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, उसमें तुलना करके देखा इन्होंने। अभिलेखों का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वान जो थे उन्होंने कई बार ऐसा भी अंदाजा लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं लेकिन ये प्राकृत में लिखे हैं, ठीक है।
संस्कृत और प्राकृत ये सब क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में। फिर कई दशकों की मेहनत के बाद जो जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने क्या करा, 1838 में जो ब्राह्मी लिपि था इसको पढ़ लिया, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं इसको समझ लिया। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के काल की जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए जो अभिलेख थे उसका अर्थ 1848 में निकाल लिया था, बहुत मेहनत के बाद। इसके बाद बात करते हैं, ब्राह्मी तो हो गया, अब है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि को समझते हैं। पश्चिमोत्तर, ठीक है, पश्चिमोत्तर के जो अभिलेख हैं उसमें क्या है, ज़्यादातर जो लिपि मिलती है वो हिंद यूनानी राजाओं के द्वारा बनवाए गए सिक्कों पर जो यूनानी और खरोष्टी लिपि में नाम मिले, ठीक है। जो हिंद यूनानी जो शासक थे उन्होंने जो सिक्के बनवाए थे उस पर जो भी चीज़ लिखी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं खरोष्टी लिपि और यूनानी लिपि देखने को मिलती है, ठीक है, इसी में लिखे गए थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले जो यूरोप के विद्वान थे उन्होंने भी अक्षरों का मेल करा और अक्षरों को समझने के बाद इसको पढ़ा। प्रिंसेप जो है, जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की, जिससे इसे पढ़ना और आसान हो गया, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि ये प्राकृत भाषा है। और प्राकृत जो है वो भी संस्कृत से ही निकली, मैंने आपको बताया था। पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत थी, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर आधुनिक हिंदी, इस तरीके से पढ़ते हैं ना। तो ये था। फिर अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, जो अभिलेख हमको मिलते हैं ना उससे क्या हमें सबूत मिलते हैं, तो देखिए, अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद जो अभिलेख शास्त्री हैं इन्होंने एक चीज पाई। इन्होंने क्या पाया, कॉमन था ये, कि अशोक की जो उपाधि है वो है देवप्रिय। देवप्रिय का मतलब क्या है, यानी देवताओं का प्रिय। देवप्रिय मतलब देव का मतलब देवता और प्रिय मतलब उनका प्यारा, ठीक है, यानी देवताओं का प्रिय। प्रियदर्शी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखने में सुंदर हो, मनोहर मुख आकृति वाला राजा। और इसकी विषय शैली, भाषा, पुरालिपि, विज्ञान सब में एक जैसी समानता थी, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा कि ये सब अशोक के शासनकाल के समय में मिले हुए अभिलेखों में से पता लगा है, यानी कि ये सब अशोक के बारे में बताया गया है। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। प्रियदर्शी मतलब देखने में सुंदर, मनोहर मुख आकृति वाला राजा। और अशोक के लिए देवप्रिय उपाधि भी लगाई जाती है, यानी कि देवताओं का प्रिय, ठीक है। अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है, क्योंकि जो भी अभिलेखों में कथन लिखे हैं उसको सही से जांचना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, कई बार जानकारी गलत मिल जाती है, ताकि ये पता चल सके कि उसमें लिखा क्या है और सत्य है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, अतिशयोक्तिपूर्ण। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर लिखना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर लिखा, उसको जांचना भी पड़ता है। अब एक क्वेश्चन है आपके पेपर में बहुत आता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसको रट लो। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपके पेपर में आता ही आता है इस चैप्टर में से, इसको बिल्कुल रट लो कि अभिलेख की साक्ष्य सीमा बताओ। क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि अभिलेख जो हमें मिले हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है, उसकी कुछ लिमिटेशन है, उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए। तो देखिए, अभिलेख में ना जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन अभिलेख के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशन है। वो क्या है कि अभिलेख कई बार क्या है, हमको जो मिले हैं या जो इतिहासकारों को मिलते हैं वो हल्के ढंग के उत्कीर्ण होते हैं, ठीक है। बहुत हल्का हल्का लिखा होता है तो अच्छे से समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है। कई अभिलेख तो ऐसे हैं जो नष्ट हो गए हैं, यानी टूट गए हैं, फूट गए हैं, बिखर गए हैं, ठीक है। अभिलेखों पर अक्षर लुप्त होना, अक्षर यहाँ पे गलत टाइप है, अक्षर आएगा, ठीक है। यानी कि अभिलेख में जो अक्षर लिखे होते हैं ना वो लुप्त हो जाते हैं, यानी मिट जाते हैं। कुछ अभिलेख जो हैं वो सुरक्षित ही नहीं बचे, यानी महत्वपूर्ण अभिलेख थे पर वो सुरक्षित बचे ही नहीं। अभिलेखों के जो शब्द है उसका असली अर्थ निकाल पाना थोड़ा, मतलब कहीं ना कहीं वास्तविक अर्थ से जानकारी हमको मिलेगी और उसका वास्तविक अर्थ नहीं निकल पाता, कई बार ऐसा भी हो जाता है। अभिलेखों में जो रोजमर्रा की जिंदगी थी उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि देखो, अभिलेख किसके द्वारा लिखवाए जाते थे, किसी राजा के द्वारा। लिखने वाला कौन होता था, राजा का ही व्यक्ति होता था। तो वो क्या लिखता था, राजा की उपलब्धि के बारे में लिखता था, राजा की जो युद्ध में विजय होती है उसके बारे में लिखता था, राजा के बारे में उसकी तारीफ लिखता था, यानी कि उसकी प्रशंसा लिखता था, ठीक है। यही चीज़ें लिखता था। राजा और शासन और शासक के बारे में तो पता लगता है अभिलेखों से, लेकिन जो वहाँ के जो लोग थे, उनकी जो डेली लाइफ थी, आम जिंदगी थी, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता लगता, क्योंकि आम लोगों की लाइफ के बारे में उसमें नहीं लिखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी जो वीडियो है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया हो। चैप्टर बहुत बड़ा है, पर आपको वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।